एनडी वाइज लेजर है ना। और कल हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में रूबी लेजर। तो जस्ट एनडी वाइज लेजर को भी स्टडी करने के पहले वही उसका इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, पैरामीटर्स और एप्लीकेशन। अब जस्ट माइंड में आना चाहिए कि इतने सारे लेजर हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे सिलेबस में पहले सॉलिड स्टेट लेजर, फिर गैस लेजर, फिर सॉलिड में भी रूबी लेजर, फिर आज हम पढ़ेंगे एनडी वाइज लेजर। इसके बाद सॉलिड का ना पढ़ के हम गैस लेजर पे जाएंगे। गैस लेजर में भी हीलियम नियॉन लेजर, फिर CO2 लेजर एक्सेट्रा। तो एक से दूसरे पे हम कब जाते हैं कि प्रीवियस की कुछ लिमिटेशन होती है या कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। लेकिन इनिशियली या स्टार्टिंग में जब कुछ इन्वेंशन नहीं होता है तो उसी के बेसिस पे हम जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स इम्प्लीमेंट करने पे, टेक्नोलॉजिकल पर्पस यूज करने से कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये लिमिटेशन है, इसमें इसके ड्रॉबैक्स है, तो उसको ओवरकम करने की सोचते हैं या उसको रिजॉल्व करने की सोचते हैं। और फिर हम उसकी मेथड में या उसकी वर्किंग में या उसके कंसेप्ट में कुछ चेंज करते हैं। और जो चेंज करता है उसके नाम से वो नॉमिनेट हो जाता है, या किस बेसिस पे चेंज करते तो उसके नाम से वो नॉमिनेट हो जाता है। तो ऐसे ही एनडी वाइज लेजर पढ़ने के पहले जस्ट हमें इंट्रोडक्शन में यही बताना पड़ेगा कि जो फर्स्ट टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर था, कौन सा, रूबी लेजर, उसमें कुछ लिमिटेशंस थे या उसके ड्रॉबैक्स थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए दूसरे टाइप का हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट लेजर पढ़ेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि सॉलिड में एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, तो हम वो मीडियम को ही चेंज कर देते हैं। सॉलिड की जगह क्या यूज कर लेंगे, हम गैस यूज कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि रूबी लेजर की लिमिटेशन कौन कौन सी थी। तो कल हमने जस्ट बताया था उसकी लिमिटेशन। शुभम बोल रहा है कल का लेक्चर रिपीट कीजिए। शुभम बेटा, आप यदि फिजिक्स ग्रुप पे ऐड हो तो मैंने रात में एक वीडियो शेयर किया था, उसको यदि आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे तो शायद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसको यदि लिसन करने के बाद भी, वॉच करने के बाद भी, वीडियो आप सुनने के बाद भी लगता है कि आपको रिपीट करना है तो हम रिपीट कर देंगे। शुभम ठीक है? शुभम नहीं, शुभम ने पूछा है इसलिए मैं, दीपेश तो बोल रहा है यस। पहले मैं शुभम से बात करना चाहूँगा। शुभम, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लेना, 1 मिनट। कुछ टेक्निकल इश्यू, अनम्यूट नहीं हुआ। चलो, शुभम ने यस बोल दिया। शुभम, आज आप उसको देख लेना, वीडियो को, लेक्चर को, और उसके बाद भी कुछ इशू है तो अपन उसके लिए रिपीट कर देंगे। मैं जस्ट यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि रूबी लेजर की लिमिटेशन क्या क्या थी। तो किसी को यदि याद हो तो चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करें कि क्या क्या लिमिटेशन बताई थी मैंने। एनीवन, प्लीज मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ रूबी लेजर। तो वो लिमिटेशंस ही हम क्या करेंगे, एनडी वाइज लेजर में ओवरकम करेंगे। पल्स मोड में मिलती है, जैसे मयंक ने बोला। चलो, एक ये लिमिटेशन हो गई। दूसरी और क्या थी, हाई वोल्टेज, ये भी सही है ना। तो मेजर लिमिटेशन यही थी कि हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी, और लेजर जो है आपका रिजल्टेंट पावर किस में मिलता था, आपका पल्स मोड में, ना। मेजर ये थी। बाकी लो एफिशिएंसी और आपका
कम आउटपुट, ये सारी चीज़ें इससे रिकवर हो जाएगी। जो मेजर था आपका कि हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती थी और हमें जो पल्स मोड है उसको किस में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस मोड में। तो जनरली प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल स्कीम या 4 लेवल स्कीम किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे। यदि मटेरियल का कंपोजिशन आप चेंज करोगे तो आपका जो स्कीम का मोड है वो भी क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो इस प्रकार जैसे रूबी क्रिस्टल था उसमें कुछ चेंजेस करके देखे, एक कंडीशन में आपको 3 लेवल से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका 4 लेवल में। तो जो ND-YG लेजर है वो किसको फॉलो करता है, आपका 4 लेवल स्कीम को। तो जो पल्स मोड वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस मोड में। दूसरा एक लिमिटेशन था कि ये हाई वोल्टेज पे क्या करता था, वर्क करता था। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डायग्राम बनाया है, आगे देखेंगे, इसमें कहीं भी हाई वोल्टेज नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है पावर सप्लाई। मतलब वो जितना अवेलेबिलिटी रहेगी पावर सप्लाई की उस पर वो वर्क कर सकता है। लेकिन कल के डायग्राम में क्या था, आपका डायरेक्ट लिखा था हाई वोल्टेज। तो ND-Y लेजर में भी हम उसका फ्रेमवर्क की बात करें तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या जिसे कंसेप्ट कहते हैं, फिर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन या जिसे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बोलते हैं, फिर हम उसकी वर्किंग जो पंपिंग स्कीम पर बेस्ड होगी, और फिर उसके पैरामीटर्स और एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ND-YG लेजर भी एक टाइप का क्या है, सॉलिड स्टेट लेजर है, जिसमें ऑप्टिकल पंपिंग मेथड विथ 4 लेवल स्कीम इज यूज होती है। क्यों, जिससे कि पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट हो और लाइट क्या हो जाए, आपका एम्पलीफाई हो जाए। तो सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि ND-YG laser is a type of solid state laser in which concept of optical pumping with 4 level scheme is used to produce population inversion and light amplification। अभी जो ND-YG है इसमें ND का मतलब होता है नियोडीमियम और YG का मतलब होता है इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट। ये केमिकल कंपोजिशन है क्रिस्टल का Y3Al5O12। इस लेजर में कुछ Y3 के प्लस आयंस किससे रिप्लेस किए जाते हैं, ND3 प्लस आयन से, जिससे कि जो ND3 आयंस है किसका रोल प्ले करते हैं, एक्टिव सेंटर का। ND3 आयंस इतने सुटेबल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रॉपर आपका मेटा स्टेबल स्टेट वहां पे एस्टैब्लिश हो जाती है। तो इस प्रकार ये सिंपल इंट्रोडक्शन है। ND-YG एक टाइप का सॉलिड स्टेट लेजर है जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्सन कंप्लीट करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग मेथड का यूज किया जाता है, जिससे कि लाइट एम्पलीफाई हो जाए। ND-YG में ND मीन्स नियोडिमियम होता है, YG मीन्स इट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट होता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन Y3Al5O12 होता है। इस लेजर में कुछ Y3 प्लस आयंस को किससे रिप्लेस किया जाता है, ND3 प्लस आयन से। और ND3 प्लस आयन किसका रोल प्ले करते हैं, आपका एक्टिव सेंटर का। अब इसके बाद हम बात करें किसकी, इसके एक्सपेरिमेंट की या कंस्ट्रक्शन की या एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें 2 मिरर है, एक M1 और दूसरा M2। इसका शेप कैसा है, आपका इलेप्टिकल है। कल हमने जो स्टडी किया था वो प्लेन मिरर थे। सभी को नेटवर्क प्रॉब्लम है या आनंद आपको ही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? एनीवन? हाँ, बाकी लोगों को क्लियर है। हाँ, आनंद आप प्लीज अपने आप का नेटवर्क चेक कर लेना। तो ये जो डायग्राम है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है किसका, ND-YG लेजर का। इसमें ये एक, जैसे कल हमने रूबी रॉड ली थी, यहाँ पर हमने ली है ND-YG रॉड, जिसकी लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 12 mm क्या होती है, विड्थ होती है। ये एक फ्लैश ट्यूब है, कल भी हमने फ्लैश ट्यूब की बात की थी। अब इसमें जरूरी नहीं है कि प्योर जेनॉन गैस भरी हो, क्योंकि
कल हमने जो फ्लैश ट्यूब ली थी उसमें प्योर जेनॉन गैस भरी थी और उसके थ्रू लाइट प्रोड्यूस करने के लिए या फ्लैश ऑन करने के लिए कैसे लाइट की जरूरत होती है, आपको हाई इंटेंसिटी की लाइट की जरूरत होती थी। लेकिन यहाँ पे हम कुछ अदर गैस का भी मिक्स इसमें करते हैं, जिससे कि जो आपका हाई वोल्टेज वाला कंसेप्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका पावर सप्लाई में। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज नहीं लिखा है। ये जो आपका कॉम्बिनेशन है एनडीवाईजी रॉड का और फ्लैश ट्यूब का, इनको हम एक दो मिरर के बीच रख देते हैं। दो मिरर का शेप कैसा होता है आपका, इलेप्टिकल शेप होता है। इलेक्ट्रिकल क्यों रखा हम बता रहे हैं आपको अभी। इलेप्टिकली मैंने कॉर्नर में एक डायग्राम बनाया है, इसमें एक फ्लैश ट्यूब है आपका और एक आपकी रॉड है। फ्लैश ट्यूब से क्या होगा, लाइट ओरिजिनेट होगा। अभी जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट किस पर इंसिडेंट हो, आपका रॉड पे। ये हो सकता है इलेप्टिकल शेप के कारण मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके फिर किस पे आए, आपका रॉड पे आए। तो यदि इनिशियली कोई लाइट आपका लो इंटेंसिटी का है तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू हाई इंटेंसिटी में कन्वर्ट होके किस पर इंसिडेंट होगा, आपका रॉड पे। तो इसलिए यदि आपके पास पावर सप्लाई लो वोल्टेज में भी अवेलेबल है और उससे यदि लो इंटेंसिटी का लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ये जो पर्टिकुलर शेप्स है इलेप्टिकल टाइप के, उसकी हेल्प से मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन के थ्रू उसकी इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार कम पावर सप्लाई में या लो वोल्टेज के प्रेजेंस में भी हम हाई इंटेंसिटी का लाइट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक डिफरेंस है किसमें, आपका रूबी रॉड में और एनडीवाईजी लेजर के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। यहाँ पर वहाँ पे हमने एक ग्लास ट्यूब ली थी सिंपल सी, जिसमें प्लेन मिरर्स होते हैं। इसमें जो मिरर्स लिए हैं वो पर्टिकुलर शेप के हैं, इलेप्टिकल शेप के। और इन मिरर्स के शेप का ये बेनिफिट है कि यदि इनिशियली लो इंटेंसिटी का लाइट भी हो तो उसके साइड वाल से मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका हाई इंटेंसिटी में। तो इस प्रकार ये सिंपल सा बेसिक सेटअप है। अब हम देखेंगे कि जो चार कंपोनेंट है किसी भी लेजर को प्रोड्यूस करने के लिए, वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एनर्जी सोर्स। तो ये जो फ्लैश ट्यूब और पावर सप्लाई का कॉम्बिनेशन है, ये किसका रोल प्ले करता है, आपका एनर्जी सोर्स का। उसके बाद आता है एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर। तो ये जो एनडीवाईजी रॉड है वो किसका रोल प्ले करेगा, आपका एक्टिव मीडियम का, है ना। और जैसे आप पावर सप्लाई से पावर को एक्टिवेट करोगे, फ्लैश ट्यूब ऑन हो जाएगा और लेजर पंपिंग स्टार्ट हो जाएगी। और M1 और M2 आपके जो मिरर है, एक आपका फुल्ली रिफ्लेक्टर रहेगा और एक आपका कैसा रहेगा, आपका सेमी ट्रांसपेरेंट रहेगा। इस प्रकार ये जो कॉम्बिनेशन है किसका रोल प्ले करेगा, आपका ऑप्टिकल रेजोनेटर का। तो ये चारों कंपोनेंट इसमें फुलफिल है। तो इसलिए हम किस पे जाते हैं, इसके वर्किंग पार्ट पे। तो वर्किंग की बात करें हम, तो वर्किंग में हम क्या बताते हैं, इसकी पंपिंग स्कीम्स। तो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये है आपकी 4 लेवल स्कीम। तो एक माइंड में क्लियर हो गया होगा कि यदि 4 लेवल स्कीम दिख रही है आपको, इसका मतलब ये है कि जो पल्स मोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस मोड में। तो वर्किंग समझाने के लिए सबसे पहले आपको एक्टिव सेंटर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्टिव सेंटर है कौन है, आपके एनडी आयंस। तो हम सिंपली बताएंगे कि इनिशियली
ओके, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, नो इशू। तो हम यहाँ वर्किंग पे थे इसके। तो ये एनडी आयंस इसके एक्टिव सेंटर्स है। इनिशियली आपके जो एनडी एटम्स होंगे कहाँ पर होंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में। जैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या तो वो E4 में जाएंगे या फिर कहाँ जाएंगे, E4 डेज में। E4 और E4 डेज कैसी आपकी अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट है, इसलिए कोई भी एटम ज़्यादा समय के लिए स्टेबल नहीं रहेगा और रेपिडली अपने से नियरेस्ट लेवल में नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। और इस E3 की बात करें तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है E4 और E4 से ज़्यादा होती है, इसलिए इजीली हम यहाँ पे कौन सा एमिशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है 10600 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखा होगा आपने, कल क्या था आपका 6943 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी आपकी, बढ़ गई है, दैट इज पावर भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब स्टिमुलेटेड एमिशन के बाद एनडी आयंस कहाँ पर आ जाते हैं, E2 पे। E2 से E1 में कब जाएंगे, जब आउटसाइड से आप कोई इंटरेक्शन नहीं करोगे। लेकिन आउटसाइड से जैसे इंटरेक्शन कराओगे तो ये E1 में न जाकर ये E2 से कहाँ जाएंगे, आपके वापस E4 में चले जाएंगे। और इस प्रकार बिना टाइम कंज्यूम किए हुए ये पल्स मोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका कंटिन्यूअस मोड में। तो ये सिंपल सी वर्किंग है। वॉइस आ रही नहीं आ रही, पूनम वॉइस आ रही है, आप नहीं आ रही, ओके आ रही है, ठीक है। सिंपल सी वर्किंग है। देन उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स की बात करूंगा मैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में मैं पूछूंगा पहले आपसे, आंसर देना। हाँ, कुछ नेटवर्क इशू है आनंद, मैं इसका वीडियो भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि लेजर वेवलेंथ के आगे हम क्या लिखेंगे, कोई एक चैट बॉक्स में मेंशन करे। पैरामीटर में सबसे पहले आएगा लेजर वेवलेंथ। वन 10600, यस, आंसर सही है। तो पहला जो लेजर पैरामीटर है लेजर वेवलेंथ, उसका आंसर रहेगा 10600। सेकंड में बात करूं एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर की, तो क्या आंसर आएगा, आपका है YG क्रिस्टल, और एनडी आयंस क्या रहेंगे, आपके एक्टिव सेंटर्स रहेंगे। उसके बाद मैं आपसे पूछूं मोड ऑफ ऑपरेशन, तो मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा आपका, प्लीज आंसर दे। मोड ऑफ ऑपरेशन पूछ रहा हूं मैं, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस, गजेन ने बोला, दैट इज राइट आंसर। मोड ऑफ ऑपरेशन और जो आउटपुट पावर है इसका मिलता है किलोवाट में, उसका क्या था, फ्यू किलोवाट। ये किलोवाट से आगे मेगावाट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये सिंपल से इसके पैरामीटर्स है, इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब एप्लीकेशन की बात करें तो इसके एप्लीकेशन